नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजार जो कि आज थोड़े से प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में आज बिकवाली सो फार देखने को मिल रही है। दो बड़े ट्रिगर्स, इसमें एक जो फेड का आउटकम आज से, मतलब फेड की मीटिंग आज से शुरू हो चुकी है 2 दिन की, और 17 और 18 25 बेसिस पॉइंट के आसपास कटौती की बातचीत जो मार्केट ऑलमोस्ट डिस्काउंट करके बैठा है। और उससे ठीक पहले मार्केट साथ थोड़ा सा दायरे के अंदर कामकाज करते हुए, थोड़ा सा दबाव के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो प्रेशर है ही, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी इक्वली प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स के अलावा निफ्टी बैंक जो कि करीब 1.25% नीचे आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव। करीब 1528 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं और 850 शेयर जो कि खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मोरलेस मार्केट्स में आज सो फार मिड डे तक प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज बातचीत करेंगे हम आपके सवालों के ऊपर, साथ ही साथ बातचीत करेंगे कुछ आईपीओस को लेकर भी, बातचीत करेंगे आज की टॉप पिक्स पर, बजिंग स्टॉक्स पर, बहुत सारी चीज़ें इन पर चर्चा होगी। लेकिन आज बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पुणे से हमारे साथ आस्था जैन मैम मौजूद हैं, हिम सिक्योरिटीज़ से। आस्था मैम से मैं पिछले 10-15 सालों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कमोडिटीज़, इक्विटीज़, आईपीओ सब पे बातचीत कर चुका हूँ और आज आस्था मैम से यहाँ पर मुलाकात हो रही है। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके आपका एक व्यू चाहूँगा, क्योंकि बाज़ार में आज तो थोड़ा प्रेशर है और बड़ा इवेंट अवेट कर रहा है मार्केट, जो कि फेड की तरफ से आने की उम्मीद है। कुछ हद तक तो डिस्काउंट हो ही चुका है। आप कैसे रीड कर रहे हो बाज़ारों को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, जिस तरह से निफ्टी की अभी यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, मैं सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बोलती हूँ तो मेजर सपोर्ट पे निफ्टी खड़ा हुआ है। आज का लो इसने 24,385 का बनाया है और जो मेजर सपोर्ट इसको आ रहा है वो 24,370-80 के लेवल पे ही है। तो अगर ये सपोर्ट पकड़ लेता है तो हो सकता है कि फिर निफ्टी वापस से एक बाउंस बैक करे इंट्राडे में। लेकिन अगर 24,370 का लेवल क्रॉस करता है ऑन द डाउन साइड, तो मुझे लगता है फिर निफ्टी में जो वीकनेस है वो फर्दर डीपन हो सकती है और फिर वो निफ्टी को 24,295 और फिर 24,250 तक भी ले जा सकती है। तो करना क्या है, करना अभी रुक जाइए, मेरे हिसाब से अभी बाइंग ना ले, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो वीकनेस का बना हुआ है, लेकिन क्योंकि मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास अभी निफ्टी खड़ा हुआ है तो देखते हैं वो ये सपोर्ट लेता है कि नहीं। सो अभी राय यही रहेगी कि निफ्टी में अभी कोई बाइंग ना करे, तो इसमें अभी वेट एंड वॉच करने की स्ट्रैटेजी की सलाह रहेगी। तो वेट एंड वॉच की रणनीति की स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटजी की का आपको कामकाज करना है। तो आस्था मैम, वेट एंड वॉच तो है, लेकिन ये वेट कहाँ तक होगा? अगर निफ्टी में डाउनसाइड, कहाँ आप कंफर्टेबल हो जहाँ से आप लॉन्ग जाना शुरू करोगे, और वहाँ आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे? देखिए, लॉन्ग जाने के लिए मुझे लगता है एक बार 24,250 या 240 का लेवल ठीक लगता है निफ्टी में ठीक है। ऑन द डाउन साइड। यानी कि ठीक है। अभी यहाँ से तो थोड़ा अच्छा खासा नीचे मैं बात कर रही हूँ, तो 24,250-240 के जोन में हम फिर से देख सकते हैं। वहां पे अगर सपोर्ट्स पकड़ता है निफ्टी तो वहां से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, और क्योंकि एक इवेंट भी लाइंड अप है तो उठा पटक थोड़ी सी मार्केट में रह सकती है। तो निफ्टी के लिए 24,200, 24,250 के आसपास कहीं मिले, वहां पर आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। आस्था मैम, लाइकवाइज निफ्टी बैंक, क्योंकि आज प्रेशर वहां पर भी है, 1.25% के आसपास का डिक्लाइन निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर आपका टेक क्या है, और स्पेशली पीएसयू प्राइवेट कहाँ से ड्राइव होगा? देखिए, निफ्टी बैंक पे वीक लग रहा है सुमित, और मुझे लगता है कि एक बार 52,700 तक जाने की कोशिश ही कर सकता है। तो यहाँ से भी 200 पॉइंट की गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही इंडाइसेस अभी वीक लग रहे हैं और मेजर सपोर्ट लेवल्स पे हमें एक बार वापस से देखना होगा कि वो पकड़ते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक मुझे अभी भी बहुत पसंद आ रहा है। तो जो आपने दूसरा सवाल किया कि कहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है, पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर, तो दोनों ही तरह के जो सेगमेंट्स है उसमें कुछ कुछ बैंक पर्टिकुलर ऐसे हैं जो बढ़िया लग रहे हैं। जैसे कि पीएसयू बैंक की बात करें तो एसबीआई पसंद आता है, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक पसंद आता है। तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट स्पेस में, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हो। चलो आगे भी आस्था से आपके सवालों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पर आज थोड़ा सा अप मूव या थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिला है। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स और निफ्टी के टॉप लूजर्स दोनों को आप देख लीजिए। निफ्टी के टॉप गेनर्स में सिप्ला है,
अदानी पोर्ट है, आईटीसी है और टाटा मोटर्स है। ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर निफ्टी में आज बढ़त देखने को मिल रही है। 1 से 2% के आसपास का ही मूव है। सेकंड कंसेक्यूटिव डे है, जबकि फार्मा में बाइंग है। कल डॉक्टर रेड्डी था गेनर में, आज सिप्ला है। श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल, ग्रासिम हिंडाल्को, ये 4 ऐसे नाम हैं जो कि निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आज यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर है। ग्रासिम हिंडाल्को एक ही ग्रुप से जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला, लेकिन अदरवाइज श्रीराम फाइनेंस वो एनबीएफसी का प्रेशर है, उसका इंपैक्ट यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप के गेनर, मिड कैप के लूजर्स भी देख लीजिए। मिड कैप में आज फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रेवनकोर, सुजलॉन, माजगांव डॉक और ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर खरीदारी। ओबरॉय रियल्टी सेकंड कंसेक्यूटिव डे, जबकि एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिले। कल भी बढ़िया तेजी में था। मिड कैप लूजर्स में आज पतंजलि, एस्कॉर्ट्स, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एफ&ओ साइड पर भी आज जो लीड कर रहा है उसमें ओबरॉय रियल्टी ही आपको दिखाई पड़ेगा। नाल्को, पॉलिसी बाजार और पेटीएम यानी न्यू एंट्रेंट जो थे वहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। और एफ&ओ में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो एनबीएफसी स्पेस के अंदर है। श्रीराम फाइनेंस, पीडीलाइट, भारती एयरटेल, एस्कॉर्ट्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। आज बाइंग फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर, वो कह सकते हैं प्री बजट मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो आरसीएफ, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ट्रेवनकोर, जीएसएफसी, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर एक अच्छी हलचल आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आस्था मैम, इनमें से कुछ नाम जिन पर डिस्कशन जरूरी है, उसमें पहला नाम तो ओबरॉय रियल्टी है। ये एफ&ओ में लगातार दूसरे दिन चला है स्टॉक, कल भी तेजी, आज भी तेजी। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? बिल्कुल, देखिए ओबरॉय रियलिटी की बात करें तो ये काउंटर मुझे तो काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट रियलिटी स्पेस में 2 काउंटर्स काफी पसंद आते हैं, एक तो ओबरॉय और दूसरा माइक्रोटेक डेवलपर। ओबरॉय रियलिटी तो इनफैक्ट मैंने आपके ही चैनल पे 22 अक्टूबर को कॉल भी दिया था, जिसमें उस टाइम तो 1900 रुपए ये चलता था, तो तब का कॉल दिया हुआ है। और देखिए कहाँ पहुंच गया, क्योंकि 1900 रुपए पे दिया था तब तो मैंने 2150 के लक्ष्य दिए थे, और अभी तो ये 2320-30 के आसपास चल रहा है। तो अच्छा ये लगता है काउंटर, और बहुत तेज हो गया है, तो थोड़ा अभी संभल के इसमें काम करें। मैक्रोटेक डेवलपर्स दूसरा काउंटर ऐसा लगता है जिसमें अभी भी स्टीम बाकी है, 1550 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है मैक्रोटेक डेवलपर्स, और ओबरॉय रियलिटी में 2380 के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, तो ओबरॉय रियल्टी के अंदर अभी भी अप मूव रह सकता है, लेकिन ऑलरेडी एक बड़ा तेजी आ चुका है। सो थोड़ा कंजर्वेटिव या कॉशियस स्टांस के साथ आप लोग अपनी पोजीशंस को यहाँ पर अब होल्ड करिएगा। ये एक राय आपको आस्था मैम आउटराइटली दे रही है। मैम, एक श्रीराम फाइनेंस और देखिए, आज निफ्टी के लूजर्स में भी शुमार है और एफ&ओ के लूजर्स में भी शुमार है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, श्रीराम फाइनेंस की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर थोड़ा सा अभी वीक लग रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अभी और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। कहाँ तक देखने को मिल सकती है? अभी चल रहा है 3010, तो हो सकता है एक बार ये 2930 और उसके बाद 2800 वहां तक की भी एक डाउन साइड दिखा सकता है, लेकिन पहला सपोर्ट 2930 का रहेगा। तो मैं अभी तक वहीं तक ही लेवल्स दूंगी, क्योंकि वो अगर वो सपोर्ट पकड़ा तो एक बाउंस बैक भी आ सकता है। तो ये काउंटर वीक लग रहा है, बाइंग ना करें, और गिरावट आ सकती है। और इसमें जो लेवल्स देखने के होंगे 2950 से 2920 के रहेंगे। जी चलिए, तो यहाँ पर आपको राय दी गई है श्रीराम फाइनेंस को लेके, ओबरॉय रियल्टी को लेके, यानी कि आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स सब पे बातचीत हो गई। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, जो कि आने शुरू भी हो चुके हैं काफ़ी सारे। सबसे पहले आस्था मैम, एक शक्ति दत्ता शुभांकर साहब का सवाल है। ये CDSL में खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं और 12 से 15 साल का इनका नज़रिया है, और इतने लंबे नज़रिए के लिए खरीदारी करना चाह रहे हैं। एक ही केविएट है कि ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टीपल लेवल्स चल चुका है, मतलब छोटा मोटा भी नहीं, कई गुना चल चुका है, और अब ये खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, वो भी 10 से 12 साल या 12 से 15 साल के लिए। क्या राय आप रखते हो स्टॉक पर? स्टॉक अच्छा लगता है, अगर किसी ने लिया है वो तो बेहिचक होल्ड कर सकते हैं 2050-2070 के लक्ष्य के लिए। लेकिन जहां तक नई खरीदारी की बात है, थोड़ा सा नीचे आने पे लें, क्योंकि बहुत तेज हो गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ से रैली नहीं आएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है। तो कहाँ तक नीचे में हमें इसको खरीदना चाहिए? मेरे को लगता है एक बार 1900 से लेके 1890 तक का जोन बहुत बढ़िया बाइंग का जोन है। तो नई खरीदारी भी अगर सर को करनी है, वैसे तो 10-15 साल की है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अभी करें या जो लेवल्स में दे रही हूँ उस पे करें। लेकिन किसी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करनी है तो थोड़े डिप पे करें। जो लेवल्स सुझाए गए हैं 1900 से 1890 के स्तर पे, टारगेट 2050 से 2071 का रह सकता है। तो 2050 से 2071 का, लेकिन ऑब्वियसली आप यहाँ पर आउटराइटली खरीदारी ना करें, थोड़ा थोड़ा ईज ऑफ होता रहे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू बनेंगे। चला बहुत इस बात को आप अवॉइड नहीं कर सकते CDSL केस में एटलीस्ट।
ओके, अभिषेक सहारन साहब का सवाल है। इनके पास एनटीपीसी के 398 रुपये के दाम पर 50 शेयर हैं और एनटीपीसी ग्रीन के भी 128 रुपये के भाव पे 50 शेयर हैं। क्या करना चाहिए? ये दोनों ही स्टॉक्स एक ही ग्रुप के हैं। एनटीपीसी ग्रीन तो हालिया लिस्टिंग के बाद चला भी अच्छा है, अभी क्या करें दोनों? एनटीपीसी वीक लगता है। आउट ऑफ दीज टू स्टॉक्स मुझे लगता है एनटीपीसी थोड़ा वीक अभी और हो सकता है, तो इनके पास रखे हुए हैं तो होल्ड करना है सर, ये मानते हुए कि थोड़ी गिरावट और ये काउंटर दिखा सकता है। तो कहां तक का स्टॉप लॉस रखेंगे? मेरे हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस 330 का रख लीजिए एनटीपीसी में। लेकिन नई खरीदारी कोई करना का मन रखते हैं तो उनको सलाह रहेगी कि अभी ना खरीदे। वीक लग रहा है ये काउंटर, एक बार 330 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब इसमें अगर हम वहीं पे एनटीपीसी ग्रीन की बात करें, क्योंकि आईपीओ वाला ये स्टॉक है जिसपे हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें रिकमेंडेशन दी थी, और अभी ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, पर आपको होल्ड ही रखना है एनटीपीसी ग्रीन को। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 128 का, यहाँ से 10 रुपए नीचे का ही स्टॉप लॉस है, लेकिन एक बार 128 के स्टॉप लॉस के साथ इसको तो होल्ड ही करना है। तो आशा मैम, क्योंकि आप आईपीओ ट्रैक करते हो, बहुत पुरानी लिस्टिंग भी नहीं है, ग्रीन एनर्जी स्पेस में बज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यूएशन पार्ट कंसर्न था एनटीपीसी ग्रीन के लिए कि ये लिस्ट ही 100 के मल्टीपल के आसपास हो रहा था, और अभी भी केविएट इसमें ये है कि कुछ होल्डिंग गवर्नमेंट की बाकी है। वो बात अलग है, उनके पास लॉक इन का कोई लिमिट तो होता नहीं बेचने के लिए। सो आप क्या रीड कर रहे हो फंडामेंटल साइड पर एनटीपीसी ग्रीन में? देखिए, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अभी जो भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा मार्केट में फैंसी में है, तो उसमें मुझे लगता है जब वैल्यूएशंस एक बार वन साइडेड हो जाते हैं, और फिर एनटीपीसी ग्रुप की ये कंपनी थी और प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हैं, तो उस वजह से हमने एक वन साइडेड अपसाइड मोमेंटम देखा था जब ये लिस्ट हुआ था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है इसमें स्टीम बाकी है, क्योंकि सेक्टर का टेलविंड तो सुमित जी रहेगा ही रहेगा। तो टेलविंड तो अच्छा खासा रहेगा, लेकिन ये बहुत तेज हो गया है, इसलिए थोड़ा ब्रीदिंग लेने के लिए नीचे आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। बट लॉन्ग टर्म में ये वापस से अपने पुराने लेवल्स यानी कि 150 155 तक जाता हुआ नजर आएगा, अभी के जो इनिशियल टारगेट्स है वहां तक। तो होल्ड करना है इस काउंटर को, पर ये मानिए कि थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे आ जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने की सलाह। ओके, एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं राम सिंह साहब, ये एम्फेसिस पर व्यू जानना चाहते हैं आस्था मैम आपका। 1 साल से इन्होंने 3211 रुपये पर शेयर खरीद के रखे हुए हैं, और लोधा जो कि कल भी रियल्टी के टॉप गेनर्स में था, आज भी अच्छी तेज़ी में है, 1400 रुपये के दाम पर यहाँ पर भी खरीदारी है। क्या लोधा 1585 जाएगा? ये पहला सवाल है इनका। और दूसरा, ये एम्फेसिस में क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले मैं दूसरे सवाल में आप पहले एक बार व्यू दे देती हूँ। एम्फेसिस में क्या करना है? एम्फेसिस देखिए वैसे अच्छा लग रहा है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है, वो एक हेल्दी करेक्शन रहेगा अगर वो नीचे भी आता है। तो कहां तक नीचे आ सकता है? 3162 चल रहा है, हो सकता है कि एक बार नीचे में 3130 तक आ जाए, या फिर 3110 तक आ जाए, उससे ज्यादा नीचे का डाउनसाइड लगता नहीं है। तो इसमें होल्ड करना है, और नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। नई पोजीशन 3130 के स्तर पे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन टारगेट्स इसमें अभी जो मुझे लगता है देखने को मिलेंगे वो आराम से 3300 तक के रह सकते हैं। तो ये काउंटर अच्छा लगता है, नीचे आने पे खरीदारी भी करें, लिया हुआ है तो बने भी रहे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 3050 का रहेगा और टारगेट 3300 का रहेगा। दूसरी तरफ मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, जो कि लोडा के नाम से भी है, तो इसमें हमारा कॉल था आप ही के चैनल पे जिसमें टारगेट हिट हुआ है, क्योंकि जो ये मैंने कॉल दिया था उसमें हमारा टारगेट 1500 का था, जो कि आज ही हिट हुआ है। अब करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी मेरे कहने से इसमें एक्सपोजर लिया है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहती हूँ सुमित जी, तो मैं हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा बुक कराती हूँ। थोड़ा यानी कि पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, बाकी को होल्ड करें, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट अब इसमें जो बन रहा है वो वही है जो इन्होंने बोला है, 1585 1590 के जोन में। तो ये हमें आता हुआ नजर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लेंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स को 1590 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस भी रखेंगे पोजीशन पे, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से अभी तो बन रहा है ये मानिए 1450 के लेवल पे। तो 1450 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए, और थोड़ा बुक भी जरूर करें प्रॉफिट, अगर 1500 टारगेट जो मेरा था वो आया है और मेरे कहने से लिया है तो। समय समय पर मुनाफा लेना सबसे ज़रूरी बाजार का नियम होता है। आप मुनाफा बांध जितना मर्जी मुनाफा बना ले, वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो बना नहीं या खाते में नहीं आया तब तक पेपर मनी किसी काम की नहीं होती। तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेना भी ज़रूरी है अगर आप मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो।
आगे बढ़ते हैं और लवी पुनिया साहब का एक सवाल है। इनके पास मान इंफ्रा के 194 रुपये के भाव पे 100 शेयर है और बजाज हाउसिंग भी करीब 100 शेयर 142 रुपये के दाम पर। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए क्या करें मैम? देखिए मैन इंफ्रा की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे इस काउंटर पे। टारगेट मैं देना चाहूंगी, तो टारगेट इसमें आराम से अभी तो हमें जो देखने को मिलेगा वो 255 से 260 का रहेगा। तो डन। मैन इंफ्रा को होल्ड करना है 255 से 260 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस चाहें तो पोजीशन पे 225 का रख सकते हैं। ये तो हो गया मैन इंफ्रा। दूसरा कौन सा स्टॉक था? दूसरा इनका स्टॉक है एक मान इंफ्रा था और दूसरा बजाज हाउसिंग जो इन्होंने खरीद रखा बजाज है। जी बिल्कुल। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस लग रही है चार्ट्स पे। ये थोड़ा और हल्का हो सकता है, डाउन हो सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 125 तक। तो लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड करें 124, लेकिन वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट करें, क्योंकि ये अपने फिर जो अब तक का लो बना है लिस्टिंग के बाद उसको ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। और जब इस तरह के लोज ब्रेक होते हैं तो फिर वो एक सिग्नल देते हैं कि और ज्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो 124 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, लेकिन अगर ये ट्रिगर हो तो एग्जिट कर जाए। ओके, तो 124 का एक स्टॉप रखें, अगर वो ट्रिगर कर जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बजाज हाउसिंग में हुई थी कि जब ये लिस्ट हुआ था तब 3 की प्राइस टू बुक पर ये लिस्ट हुआ था, लेकिन ऊपर आते आते ये एक समय पर 8 की प्राइस टू बुक पर पहुंच गया था और उसके बाद से कूल ऑफ होकर वापस नीचे आ रहा है। सो आप उसके हिसाब से भी यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अवनीश सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर बिहार से। अवनीश जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर, आपका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। थैंक यू, थैंक यू। फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू अवनीश जी, थैंक यू। और लगातार बने रहने के लिए, सराहने के लिए, देखने के लिए, प्रशंसा करने के लिए आपका, आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल पूछिए अवनीश जी। जी सर, मेरे पास इरेडा है 1800 शेयर। ओके। 280 के भाव से है, बहुत दिन से पड़े हुए हैं। ये बीच में फिर रिकवर किया है 190 से 223 जाके फिर डिप मार रहा है। तो इसमें क्या किया जाए सर? तो अवनीश जी दो बात बताइए। पहले तो ये आपने जो तेज़ी आई थी आयरेडा में, एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, उसके बाद आप आखिरी की तरफ एंटर करके गए हैं। दूसरा जी मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया सर। ओके, और दूसरा आपका नज़रिया अब कितने समय के लिए है? अभी मैं सर फरवरी तक रुक सकता हूँ। फरवरी मतलब ये 2 महीने तक, राइट? जी सर। ओके। आस्था मैम, आयरेडा पर इनका सवाल है। एक समय का एक स्टार परफॉर्मर, लगातार तेज़ी के बाद ऊपर 290, 280, 300 तक गया रादर, और उसके बाद ये प्रॉफिट्स नहीं बुक कर पाया। अब दायरे में काम काज कर रहा है इनकी खरीदारी से बहुत दूर नहीं, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक बड़ा मिस ये हो चुका है। सो क्या करना चाहिए इनमें? सुमित जी वापस इनकी खरीदारी का लेवल बताएंगे? 230 के आसपास मैम इनकी खरीदारी है। अच्छा, ओके। देखिए ये थोड़ा अभी वीक लग रहा है सुमित जी। मुझे लगता है थोड़ी और गिरावट ये दिखाता हुआ नजर आएगा। ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है? 200 तक जा सकती है। मेजर सपोर्ट वैसे तो इसको 190 के स्तर पे है, तो वहां से पलटना चाहिए 180 190 के जोन। मुझे नहीं लगता कि ये 180 से नीचे जाएगा। तो सर को थोड़े लेवल्स तो बड़े हैं, जैसे कि 180 में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार होल्ड कर लीजिए सर 180 का स्टॉप लॉस लगा के। बिल्कुल ये अभी वीक लग रहा है, थोड़ी गिरावट और दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। और अब क्या है सुमित जी, नतीजे आ जाएंगे 11 या 15 जनवरी ऑनवर्ड्स, तो फिर नतीजों से भी एक मोमेंटम हमें स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और हो सकता है अगर इसने अच्छे नतीजे दिए तो वापस एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ ले। तो अभी हमें होल्ड ही करना है जब तक नतीजे नहीं आते, तब तक 180 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 180 का एक स्टॉप रखिए और बने रहिए। चौधरी साहब देखिए, गलती हो गई, आपने खरीदारी की, फंस गया शेयर, नीचे आ गया, कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है, डिविडेंड देती रहेगी, धीरे धीरे आपकी कॉस्ट अपने आप नीचे ले आएगी। और अगर आपने पैसा अपना लगाया है, कहीं से उधार लेके नहीं लगाया, तो कोई खराबी ऐसा सच नहीं है, बस क्योंकि आपके पास समय अवधि कम है, ये एक कंसर्न है। सो इस पार्ट को ध्यान रखिएगा, अर्निंग्स पे नज़र रखिएगा और इस फैक्ट को मत भूलिएगा कि एक बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है। सो उसको भी आप आधार मान के काम कर सकते हैं। चलिए, अगर आपका भी कोई सवाल है तो अलग अलग माध्यम तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। व्हाट्सएप का नंबर भी चल रहा है जिसके ज़रिए आप हिस्सा बन सकते हैं, प्लस यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 1000 लोग हमें इस समय देख भी रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमसे चर्चा कर सकते हैं। कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, इसके अलावा जो अगला सवाल आया है वो
ये रहे आपकी स्क्रीन पे तमाम डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है और ईमेल आईडी भी है, इसके ज़रिए भी आप सवाल पूछिए और साथ साथ यूट्यूब पर भी अपने कमेंट और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से हम बातचीत कर पाएँ, उनके सवालों को शामिल कर पाएँ। एक इंडियन होटल को लेकर सवाल आया है आस्था मैम, ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, इनका ये सवाल है। 765 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 4 से 5 साल आराम से होल्ड कर सकते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि ये लगातार ऊपर ही ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर ये कहीं पलट के नीचे ही नीचे चलने लग गया तो सिचुएशन वुड बी समथिंग एल्स। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इंडियन होटल में? देखिए, इंडियन होटल में मेरे को लगता है कि वैसे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन काउंटर है, कोई दिक्कत लगती नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि अभी चार्ट पे ही अपने एवरेजेस से बहुत आगे निकल गया है। तो जब इस तरह की चार्ट फॉर्मेशन होती है तो कभी कभी वो एवरेजेस को पकड़ने के लिए नीचे भी आता है। तो वो एक हेल्दी करेक्शन होता है, लेकिन एक करेक्शन आ सकता है। तो अगर ये रिस्क नहीं ले सकते तो कुछ मुनाफा जरूर वसूल कर ले, क्योंकि 700 समथिंग की इनकी कॉस्ट प्राइस है, अभी चल रहा है 880। तो कुछ मुनाफा वसूल कर ले, लेकिन बाकी पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बेहद अच्छा काउंटर है। और मुझे तो आराम से लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि नेक्स्ट लेवल्स हमें जो देखने को मिल सकते हैं वो आराम से 950 तक के और 980 तक के रहेंगे। ये मैं थोड़े छोटे टारगेट्स ही दे रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से पहले इनिशियल लेवल पे ये एक टारगेट सेट किए जा सकते हैं। तो अगर ओके, थोड़ा सा डर लगता है तो रिस्क ना लेना चाहें तो पार्शियली मुनाफा जरूर वसूल करें। चलिए तो पार्शियल मुनाफा ले सकते हैं कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर शेयर खड़ा है, कंपनी अच्छी है, क्लास कंपनी है, देश की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, टाटा ग्रुप की बैकिंग है, बट ऑब्वियसली हर चीज़ की कीमत होती है, तो थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, उस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट एटलीस्ट आप ले लीजिएगा। प्रतिमा भट्टाचार्य जी का एक सवाल आया है मद्रास फर्टिलाइज़र पर, करीब करीब 120 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आज फर्टिलाइज़र वैसे भी थोड़ा बज़ में है, आशा मैम क्या करना चाहिए ना? बिल्कुल बज में है और इसी वजह से होल्ड ही करना है, और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लेंगे तो बेटर रहेगा, जो कि 85 के लेवल पे आ रहा है। टारगेट इसमें अभी तो हम 118 का और उसके बाद 133 का रख रहे हैं, तो होल्ड ही करेंगे 85 के स्टॉप लॉस के साथ। 85 का स्टॉप लॉस, 118 का पहला टारगेट, 130 का दूसरा टारगेट, बने रहने की राय आपको दी जा रही है। वैसे भी यहाँ से लेके बजट तक फर्टिलाइज़र, रेलवे, शुगर, टेक्सटाइल, इनमें आमतौर पे कुछ कुछ बस बनता रहेगा, सो उनको आप भूल नहीं सकते, प्री बजट मूव भी आते हैं इनमें। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, और हमारे पास सोनी कुमारी जी का एक सवाल है, रेगुलर व्यूअर है हमारी, इनके पास गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के 130 रुपये के दाम पर शेयर हैं। क्या करना चाहिए आस्था मैम गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में? जी बिल्कुल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की बात करें, 130 पे खरीदा है, बराबर ही चल रही है अभी तो पोजीशन, होल्ड कर लीजिए। बहुत अच्छा खासा ये जो सपोर्ट बार बार पकड़ रहा है वो 116 115 के जोन में है। ज्यादा से ज्यादा चाहे तो 105, क्योंकि सपोर्ट तो वैसे ये जोन में है, लेकिन फिर भी एक मेजर सपोर्ट 105 पे है, तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। एक रेसिस्टेंस पार कर ले 150 का तो बहुत अच्छी तेजी आएगी, जो इसको फर्दर ले जाएगी 185 तक। होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इसका। तो बने रहने की राय आपको है, 185 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसको अदरवाइज देख सकते हैं। अब हिमांशु जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद भी हैं। हिमांशु जी नमस्कार। हिमांशु जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए शायद संपर्क टूट गया उनसे, आगे बातचीत दोबारा जोड़ लेंगे। लेकिन एक सवाल आया है अनिल जी का, इनके पास पीसी ज्वेलर के शेयर हैं और मेरे ख्याल से प्री स्प्लिट के शेयर हैं, 7600 शेयर हैं और अब 10 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। 6 महीने का प्रोडिक्शन ये पूछ रहे हैं। आशा मैम, पीसी ज्वेलर देश की चौथी सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ स्टोर, और हाल में ही काफ़ी कुछ हुआ है स्टोर इस कंपनी के अंदर। पहले चला शेयर, फिर एक MSCI के अंदर इंक्लूजन में गया, राइट्स भी आया, QIP भी हुआ, अब स्प्लिट भी हो गया। इतनी एक्टिविटी के बाद ये एंटर करके गए हैं 10 रुपये के दाम पर। सो क्या करना चाहिए, कितना रिस्की जोन अब बन चुका है ये? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये अभी भी तेजी में ही है, और इसमें अब जो टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं वो 21 से 23 के रह सकते हैं, 21 से 22 मोटा मोटी। तो मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है इस काउंटर को 21 से 22 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे 16 का एक अच्छा लेवल लगता है, 16 का स्टॉप लॉस और 22 से 23 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। तो 22 से 23 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 16 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखिएगा। हिमांशु जी दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार सुमित सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हिमांशु जी, आप बताइए क्या हालचाल है आपके और आप कैसे हैं? एकदम अच्छा है सर, हम भी। सर जी हिमांशु जी, आज क्या सवाल है आपका? जी सर,
सर मुझे टीबीओ टेक के बारे में जानना था। मेरे पास 10 शेयर हैं 1599 के भाव पे। ओके। और मेरा नजरिया लगभग 1 साल का है अभी। ओके। और मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट जानना है इसका, और मैं नजरिया बढ़ा भी सकता हूँ अपना। ओके। 2 से 3 साल भी कर सकता हूँ। हिमांशु जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस कंपनी की लिस्टिंग हाल फिलहाल में ही हुई है, सो आपने लिस्टिंग के जस्ट बाद खरीदारी की थी? नहीं सर, अभी जस्ट मैंने किया। एक्चुअली मुझे आईपीओ लॉट हुआ था इसका। ओके। तो मैंने जैसे ही लिस्टिंग हुई थी इसका प्रॉफिट बुक करके इसको छोड़ दिया था। ओके। तो आपने जब एक बार ये- निकल गया तो दोबारा क्यों इसमें एंटर किया? सर टेक्सटाइल क्षेत्र से रिलेटेड है थोड़ी है। ओके। सॉरी, हाँ, अप्रैल एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो अभी टेक्सटाइल बांग्लादेश में जो हुआ है उसकी वजह से टेक्सटाइल अपना इंडिया का ज्यादा प्रमोट हो। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया हिमांशु जी। लेकिन एक कोशिश रखिएगा आगे से कि कभी भी आप जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको कुछ समय बिता लेने दीजिए बाजार में, उसके वैल्यूएशन क्लीन हो जाएं, उसमें जो एंकर विंडो का माल बिकना होता है 30 दिन का 90 दिन का, वो सब हो जाए, तब सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाती है समझने के लिए। एटलीस्ट उस कंपनी को 3-4 क्वार्टर निकल चुके होते हैं। बाकी आस्था मैम तो खुद ही आईपीओ एक्सपर्ट हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। आस्था मैम, टीबीओ टेक 1590-99 की रेंज में इन्होंने 10 शेयर खरीदे हैं, या और शेयर भी खरीद सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मुनाफा लेकर निकल भी चुके हैं स्टॉक से, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, पहले तो सुमित जी मैं बताना चाहूंगी कि ये कंपनी टेक्सटाइल्स में नहीं है। बेसिकली ये जो कंपनी है ये ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, जो कि ग्लोबल टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री को ये केटर करते हैं और काफी वाइड रेंज ऑफ ऑफरिंग्स देते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जितने भी होटल्स, एयरलाइंस, कार रेंटल, ट्रांसफर, क्रूजेस, इंश्योरेंस, इन सब के लिए ये बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। और इनका बेसिकली देखा जाए तो जो आईपीओ आया था वो मई में आया था, 920 रुपए पे आया था। अब आप देखिए 920 से ये कहाँ तक चला गया। तो 920 से ये 1600 रुपए तक गया है और अभी भी ये अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रेवल टूर्स एंड ट्रेवल इंडस्ट्री किस तरह से बूम कर रही है। होटल सेक्टर के सारे स्टॉक देखिए कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छा ही परफॉर्म करने वाली है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1450 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा पोजीशन पे। और अब इसमें जो टारगेट रखेंगे वो मेरे हिसाब से तो पहला तो आराम से इसमें 1780 और उसके बाद 1890, ये कुछ टारगेट्स मैं दे रही हूँ जहां तक ये जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को। तो बने रहने की राय है, थोड़ा आप निचले स्तरों पर ऐड कर सकते हैं, जो आपको आज समय में राय भी दे रही हैं। और थोड़ा ये टेक्सटाइल नहीं, हाँ, लेकिन ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स में आता है, सो उस पार्ट को भी आप देख लीजिएगा। एक जैद अली साहब का सवाल है, वो आधे घंटे से सवाल के भेज रहे हैं, लेकिन उनका जवाब अब आया है। तो आस्था मैम, जुपिटर वैगन 576 रुपए की बाइंग है शॉर्ट टर्म के लिए, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जुपिटर वैगन्स की बात अगर यहाँ पे करें तो शॉर्ट टर्म का, क्योंकि इनका नजरिया है, तो अभी तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन फिर भी होल्ड कर लीजिए, क्योंकि वैसे ये तेज लग रहा है काउंटर। हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन वो घबराने की बात नहीं है। 530 तक भी आए तो आने दीजिएगा, बट मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए 480 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तेजी पकड़ी तो ये जो नेक्स्ट टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा ये 605-610 के जोन में रहेंगे। तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति अली साहब बना सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है मिताली जी का डॉनियर इंडस्ट्रीज़ पर, क्या यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? इनकी खरीदारी का दाम 139 रुपये है और ये मनी 9 की पुरानी फ़ैन भी हैं। सो आस्था मैम, डॉनियर इंडस्ट्री टेक्सटाइल वैसे भी थोड़ा बजिंग है और धीरे धीरे पिकअप आ भी रहा है, एंड अगेन बजट से पहले का मूव है, और इन्होंने जहाँ खरीदारी की वहाँ से एक बढ़िया जंप भी आया, स्टॉक में 30-40 रुपये मिल भी रहे हैं। सो क्या स्लाइट प्रॉफिट बुक, पार्शियल प्रॉफिट बुक, कंप्लीट एग्जिट, क्या राय दोगे आप? वैसे तो मेरे को लगता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 200 तक रह सकता है, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सेफ रहेंगे। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, पार्शियली होल्ड करना है 200 के लक्ष्य। तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की राय आपको यहाँ पे दी जा रही है, और थोड़ा बुक कर भी लेना चाहिए, मतलब 30% 40% गेन, वो भी इतने शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मिल रहा है, तो उसका तो फ़ायदा उठाइए एटलीस्ट। इसके अलावा जॉन कोस्टा साहब का एक सवाल आया है, इनके पास, ये भी रेगुलर व्यूअर है मनी 9 के, इनके पास जियोजित के 100 शेयर हैं, 134 रुपये के दाम पे खरीदारी है। शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या राय रखते हो आस्था मैम? देखिए, जियोजित शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक लग रहा है। सिर्फ मैं प्योरली शॉर्ट टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म तो ठीक है, वीक होगा भी तो कहां तक जा सकता है? 115 तक अगर गया तो
तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक लग रहा है, 115 तक जाने की कोशिश कर सकता है, बट मेरे हिसाब से फिर भी होल्ड करना चाहिए किसी के पास है। 104 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 137, उसके बाद 145। तो 137 147 के टारगेट्स के लिए आप अदरवाइज नजर रख सकते हो। जी। ओके, एक सवाल आस्था मैम बड़ा इंटरेस्टिंग है। मानस साहब ने पूछा है कि बजाज हाउसिंग के शेयर होल्डर को 5 साल से कोई प्रॉफिट नहीं आया है। बजाज हाउसिंग की तो लिस्टिंग कोई 5 साल नहीं हो, तो 5 साल का तो मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से वो बोलना चाह रहे हैं बजाज फिनेंस के शेयर होल्डर को पिछले 5 साल से कोई प्रॉफिट नहीं आया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। जबकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बजाज फिनेंस पिछले 20 साल में निफ्टी का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक है। 44% की CAGR से पिछले 20 साल में चला है। दूसरे नंबर पे एशियन पेंट है, तीसरे नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक है, चौथे नंबर पे आता है HDFC बैंक। सो इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पिछले 20 साल में बजाज फाइनेंस दे चुका है। अब लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं बजाज फाइनेंस में करें क्या करना चाहिए। देखिए 5 साल में तो रिटर्न दिया ही है, क्योंकि अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 2019 तक की मैं बात करूं तो तब तो ये 4000 के स्तर पे चलता था। तो 4000 से लेके 7000 तक हुआ है। मे बी रिटर्न उस क्वांटिटी में नहीं आया अच्छी वाली में, लेकिन रिटर्न तो मिला है। तो वो तो एक फैक्ट हम डिनाई नहीं कर सकते। पर इसमें अभी तो होल्ड करने की सलाह है। वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड लगते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े जंप्स नहीं आए, बट फिर भी मेरे को लगता है कि ये काउंटर होल्ड किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 6400 के लेवल पे आ रहा है। 6400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे 7800 तक के टारगेट्स के। ओके, आदित्य साहब पूछ रहे हैं, इनके पास सोना BLW के शेयर हैं करीब 670 रुपये के भाव पर, 71 शेयर। इनका नज़रिया 6 महीने का है। एक बढ़िया तेज़ी दिखाई थी इसने, जब वो बीच में टेस्ला का एक अपमूव की बात आई थी, उसके बाद से एक रेंज में ही है। क्या करना चाहिए आस्था मैम इनको। अभी तो वीक लग रहा है ये काउंटर। सुमित जी वापस से बताएंगे क्या कॉस्ट प्राइस थी। इनकी खरीदारी 670 रुपये के आसपास की है, अभी 622-23 पे चल रहा है। हाँ, तो वीक लग रहा है, लेकिन ये काउंटर थोड़ा मेरे को तो लगता है नीचे आ सकता है। उसकी तैयारी रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो होल्ड करें, शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी वीकनेस दिखा सकता है, तो उस हिसाब से एक बार कॉल ले सकते हैं। पर 560 का स्टॉप लॉस रखना होगा अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो। और टारगेट इसमें अभी इनिशियली 740 से 760 के रखने होंगे। ओके, आस्था मैम एक सवाल सैफ खान साहब का है। इनके पास HBL पावर के 700 शेयर हैं 710 रुपये के दाम पे। HBL पावर वैसे भी ऑर्डर इन्फ्लोज के बीच में काफ़ी चल रहा है इस समय, सो उस लिहाज से आप इस पर नज़र रखिए, पहला। दूसरा, ये लोधा डेवलपर्स में फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं, क्या इन्हें करना चाहिए। फ्रेश एंट्री लोधा डेवलपर्स में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा नीचे आने पे करें, अभी ना करें। HBL पावर की जो बात है तो वो मेरे को लगता है कि ये अच्छा लग रहा है काउंटर। 740 तक जाने की काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस काउंटर में, तो होल्ड ही करें इसको। 740 के टारगेट के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो उसमें घबराने जैसा नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी आई है उस वजह से ये नीचे आएगा। 680 तक आ सकता है नीचे में, लेकिन 740 के लक्ष्य के लिए होल्ड करें। ओके, और एक विनीता जैन जी का सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 400 शेयर हैं 106 रुपये के दाम पर। अगर प्राइस टू बुक के लिहाज से देखा जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर सबसे वेल पोजीशन दिखाई पड़ रहा है फंडामेंटल वाइज, अदरवाइज। बाकी आपकी राय क्या कहती है। देखिए वैसे वेल पोजिशन है, बट चार्ट्स आप सही बोले, चार्ट्स पे कुछ और ही पिक्चर आ रही है जो थोड़ी वीकनेस का संकेत दे रही है। माइट भी पॉसिबल कि एक बार 97 तक ये डाउनसाइड दिखा दे, तो नई खरीदारी ना करें, लिया हुआ है तो बने रहें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 88 के लेवल पे आता है। अभी चार्ट में इसमें इतनी अच्छी तेजी नहीं बन रही है, तेजी बनेगी 110 के ऊपर, तो वेट करें। अगर 110 का स्तर पार हो गया तो और ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको राय दी गई है जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेकर। चलिए, अब दिन में हमारे साथ स्वप्न मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से बातचीत करने के लिए। स्वप्न जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार स्वप्न जी, क्या सवाल है आपका। हाँ सर, मैंने 16 रुपए से वो वोडाफोन खरीदा था, 4000 से आ रहे, तो फंस गया हूँ। अभी क्या करना चाहिए सर। तो स्वप्न साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। एक्चुअली इन्वेस्टर ही हूँ, तो मैंने 6 महीने और 1 साल के लिए लिया था, लेकिन वो तो गिरता जा रहा है। नहीं, तो आप इन्वेस्टर बाय चॉइस हैं या बाय वर्चू हैं, मतलब अब हो गए हैं इन्वेस्टर, शेयर नीचे आए, या फिर अदरवाइज इन्वेस्टर थे। नहीं सर, ऐसे ही है कि मतलब कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ लिया नहीं है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। तो
स्वप्न साहब, एक बहुत अच्छी चीज़ क्या की आपने, मतलब देखिए, पहली चीज़ आप इन्वेस्टर हैं और आपने 16 रुपये का शेयर लिया है। सो हमेशा पहली कोशिश ये करिए कि आपके पास हमेशा वो शेयर होने चाहिए जिनके फंडामेंटल बढ़िया हैं, जो कि बढ़िया कंपनियां हैं, ताकि एक पोर्टफोलियो का बेस बन जाए, एक अच्छा असेट क्रिएट हो जाए आपके पास। फिर आइए वोडाफोन की बात करते हैं। वोडाफोन में एक राइट्स भी आया था, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था? सॉरी, OFS नहीं सर, उसमें नहीं पार्टिसिपेट किया, वो 11 रुपये के आसपास का था। ओके, अब आप कितना समय दे सकते हो स्वप्न साहब इसको? 1 साल 2 साल तक दे सकते हैं। चलिए, तो आस्था मैम, वोडाफोन आइडिया 4000 शेयर है और ना केवल स्वप्न साहब बल्कि बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने 16, 19, 14 रुपये में से बहुत खरीदारी की है। करीब करीब 7, 7.5 हज़ार करोड़ का लॉस, 8,000 करोड़ का मतलब डेट पर क्वार्टर बेसिस पे ही आता है इनका, और इक्विटी साइज भी 7400 करोड़ पहुंच चुका है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, बिल्कुल आपने सही यहाँ पे बोला कि बहुत सारे लोग लेते हैं क्योंकि ये क्या, टिकट साइज छोटा है, देखिए, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां पे भी कंपनी में थोड़ी भी अनसर्टेनिटी होती है, थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती है, थोड़ी डिपेंडेंसी हो जाती है, वहां पे थोड़ा सा मजा नहीं आता है कि उसमें एंट्री करें तो बढ़िया बढ़िया रिटर्न मिले, तो एक उसका जरूर ध्यान रखें। अभी तो होल्ड करेंगे, लेकिन ये दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, जो कि 6 रुपए से लेके 8 या फिर 9 रुपए के बीच में बना हुआ है, उसी में घूमता हुआ नजर आएगा। तो होल्ड कर लीजिए 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, ये मानते हुए कि ये एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। तो अभी 6 रुपये का एक स्टॉप रखिए और एक दायरे के अंदर ही ये रहेगा। स्वप्न साहब, अगर कभी आप नया निवेश कर रहे हैं बाजार में, तो सबसे पहली कोशिश ये करिए कि आपके पास सबसे अच्छे शेयर हों। वो भले ही कम चलेंगे लेकिन आपका कैपिटल कम डुबाएंगे। फिर आइए थोड़ा मिड कैप पे, फिर आइए थोड़ा स्मॉल कैप पे, धीरे धीरे करके सिस्टमैटिक वे में बढ़िए, चीज़ें हमेशा अच्छी होंगी। लेकिन आउटराइटली अगर आप छोटे टिकट को देख के जाएंगे तो फंसने की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा होती है। सो उसको एटलीस्ट आप कंसीडर करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास अब जो अगले दर्शक हैं वो डॉक्टर दीपक वाल्वी साहब का एक सवाल आया है। MTNL के ऊपर नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करना चाहिए आस्था मैम इन्हें? जी, MTNL की बात करें तो अभी नई खरीदारी करने के लिए मेरे को लगता है थोड़ा सा नीचे आने पे करेंगे बेटर रहेगा, जो कि लेवल्स हैं 51 के आसपास के, 51-52, यहाँ से भी मतलब 3-4 रुपए नीचे आ जाए तब इसमें खरीदारी करें, अच्छा रहेगा। लेकिन ये स्टॉक लग अच्छा रहा है, नो डाउट, और एक बार 62 का स्तर क्रॉस किया तो फिर मुझे लगता है इसमें 68 से लेके 69 तक के भी लेवल देखने को। ओके, तो 68 से 69 तक के लेवल आ सकते हैं, यहाँ नहीं, थोड़ा और नीचे 51-50 की रेंज में कहीं मिले आपको, वहाँ पे आप खरीदारी करिए, वो ज़्यादा बेटर है। आउटराइटली अभी यहाँ पे खरीदारी मत करिएगा। एक सवाल राम सिंह साहब का, ये पूछना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे बहुत सारे निवेशक सोच रहे होंगे सवाल पूछने की। तो इनका सवाल ये कि 2 लाख रुपये निवेश करना चाहते हैं और 3 से 5 साल तक के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, और जो शेयर आस्था मैम आप कहेंगी उसमें निवेश कर देंगे और जिनमें अच्छा रिटर्न मिले। ये बाजार के बिल्कुल नए निवेशक हैं। सो आप ही बताइए कौन से फंडामेंटल बढ़िया शेयर हैं जहां पे निवेश कर सकते हैं आज के दाम को देखकर? देखिए, 2-3 स्टॉक्स मैं बताती हूँ। पहला तो है L&T, ये अभी भी बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ पे निवेश करिए और सेफ हो जाएंगे एकदम। छोटे छोटे रिटर्न भी भले ही मिले लेकिन ये बहुत ज्यादा डाउनसाइड दिखाएगा नहीं। पहला स्टॉक L&T। दूसरा बैंकिंग सेक्टर से ICICI बैंक, वो भी काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहां पे भी एक निवेश का मन बनाया जा सकता है। और तीसरा कैपिटल गुड स्पेस से सीमेंस लिमिटेड की बात करें तो वो काउंटर भी मुझे काफी पसंद आता है। तो ये 2-3 काउंटर्स हैं अलग अलग सेक्टर से जो कि अच्छे लगते हैं और यहाँ पे निवेश का मन बनाया जा सकता है। तो सिंह साहब, देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक ICICI बैंक और देश की सबसे बड़ी MNC कैपिटल गुड्स कंपनी सीमेंस, इन तीनों पर आप पैसा डाल सकते हैं। ये सबसे बड़े नाम इसलिए बताए गए हैं ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे और धीरे धीरे बढ़े। रिटर्न बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे लेकिन एटलीस्ट पैसा सेफ रहेगा। तो तीनों अच्छी कंपनियां हैं। आस्था मैम ने आपको रणनीति बताई है, आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल MBL इंफ्रा को लेकर शर्मी जोशी जी का आया है। ये 68 रुपये के दाम पे खरीदारी है इनकी, क्या करना चाहिए MBL इंफ्रा में? जी बिल्कुल, MBL इंफ्रा की बात करें, बढ़िया तेजी में आया हुआ है ये स्टॉक है। 68 रुपए की खरीदारी है, तो ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो मुझे लगता है बेहद स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये जाता हुआ नजर आएगा, जिसमें टारगेट अभी तो 74 का रखा जा सकता है। तो 74-75 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर लेंगे MBL इंफ्रा को। स्टॉप लॉस जो लगता है पोजीशन पे लगाने का रहेगा वो मेरे हिसाब से 58 का ज्यादा सेफ रहेगा। 58 का स्टॉप लॉस, 74 का टारगेट। 58 का स्टॉप लॉस, 24 के टारगेट्स के लिए
74 के टारगेट्स के लिए माफ़ कीजिएगा आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। एक धर्मेश कुमार सवाल पूछ रहे हैं, इनके पास इन्वायरो इंजीनियर्स IPO में मिला था और ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आस्था मैम? क्योंकि आप IPO ट्रैक ही करते हो इसलिए सब लोग IPO का सवाल आपको पूछ लेते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? सुमित जी देखिए, ये IPO हम लोग एज अ मर्चेंट बैंकर ही लेके आए थे, तो हेम सिक्योरिटीज इस पे मर्चेंट बैंकर था, तो मैं रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से इस पे कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगी। चलिए, तो सॉरी है सर, क्योंकि आस्था मैम की हेम सिक्योरिटीज़ जो हैं वही इसके मर्चेंट बैंकर थे। वैसे इस स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न भी दिया और आपको अलॉटेड भी है, तो इसके ऊपर वो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे कोई जानकार आते हैं तो आपको ज़रूर इसके ऊपर राय दिलवा देंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो अगला माझगांव डॉक के ऊपर एक संबित पटनायक साहब सवाल पूछ रहे हैं। ये स्टॉप लॉस और टारगेट माझगांव डॉक का स्ट्रेट अवे इनको एक ही सवाल है कि क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस, क्या करना चाहिए आस्था मैम? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं यहाँ पे टारगेट बता देती हूँ। टारगेट रहेगा 5800 का, तो सबसे पहले टारगेट 5800 का और स्टॉप लॉस इसमें जो आ रहा है वो 4800 का आ रहा है, तो स्टॉप लॉस 4800 का रखें और टारगेट 5800 का। तो इतना बड़ा टारगेट क्यों मैम, इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों? बेसिकली अगर अपन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको उस लेवल पे है और ये काफी टाइम से वो लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत सेफ स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दिया है 4800 का। इसलिए 4800 का एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर आप जरूर लॉन्ग साइड पर रख सकते हैं। इसके अलावा हाँ, एक सवाल अली साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास विशाल मेगा मार्ट का IPO अलॉट हो गया है और उस पर चर्चा करनी ज़रूरी भी थी क्योंकि सबको ही अलॉट होने लग गए हैं। तो ये सवाल कल हम अरुण जी से भी पूछ रहे थे और आज आपसे पूछेंगे, क्या करना चाहिए जिनको विशाल मेगा मार्ट का IPO अलॉट हो गया, क्या करें? वो लिस्टिंग गेन के लिए वेट करें या लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या है वो इनको डिसाइड करना होगा कि सिर्फ लिस्टिंग गेन का है या लॉन्ग टर्म का है। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करने की सलाह दूंगी। वैसे मेरी राय दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स के लिए थी, जो लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं वो भी लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए। तो वैसे ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में और भी बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, यानी कि लिस्टिंग गेन से भी ज्यादा। तो अलॉट हुए हैं या एक स्ट्रैटेजी रख लीजिए कि कुछ मुनाफा लिस्टिंग के दिन वसूल करिएगा और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड जरूर करना चाहिए इस काउंटर को, तो कुछ शेयर्स बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म के लिए भी होने चाहिए पोर्टफोलियो। तो आस्था मैम का सबसे अच्छा इसका अगर तरीका है तो ये हो सकता है कि आपको अगर 1 लॉट या 2 लॉट मिले तो 1 लॉट एटलीस्ट आप बुक कर लीजिए और 1 लॉट के साथ आप बने रहिए, ताकि कैपिटल भी निकल आया और साथ साथ आपका जो मुनाफा है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा लॉन्ग टर्म में। सुज़लॉन के 1000 शेयर हैं 100 रुपये के दाम पर, क्या राय देंगे आप आस्था मैम इनको? बिल्कुल होल्ड करना है सुज़लॉन को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बने रहिए। अभी इनिशियल टारगेट तो मेरे हिसाब से 74 से लेके 80 तक के रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में और अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 62 का जरूर रखें पोजीशन। तो फिलहाल के लिए आपको राय यही कि आप अभी तो बने ही रह सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा स्वान एनर्जी पर आई लव टू प्लांट का एक हैंडल है, उन्होंने भेजा एक सवाल, स्वान एनर्जी भी क्या करना चाहिए? आस्था मैम, नंबर लास्ट क्वार्टर के वीक थे, शेयर में उस दिन 10% का फॉल और उसके बाद इंट्राडे में ही 7% का गेन और वहाँ से रुका नहीं शेयर, लगातार तेज़ी है। एक बहुत बढ़िया ट्रिगर स्टॉक के लिए है स्वान डिफेंस की लिस्टिंग, जो अब तक होनी है लेकिन हुई नहीं है। ऑल टाइम हाई पे शेयर है, क्या करना चाहिए ना? देखिए, वैसे इसमें ट्रिगर अच्छा है और ऑल टाइम हाई पे है, होल्ड कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो कि 740 का जरूर रखिए पोजीशन। 740 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। सबिहा सैयद जी का एक सवाल आया है, ये IRB इंफ्रा को होल्ड करना चाह रही हैं लेकिन जनवरी तक, सो आपके पास सिर्फ 1.5 महीने का समय है आस्था मैम, और क्या टारगेट आप रखोगे इनके लिए? और दूसरा, ONGC को एवरेज करने की इच्छा रखती हैं, तो कहाँ पर ONGC आपके हिसाब से कंफर्टेबल जोन है जहाँ पे एवरेज कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले IRB इंफ्रा जनवरी तक रखना है, तो मैं जनवरी तक इसका टारगेट 65-66 तक का देख रही हूँ, मतलब वहां तक जाने की उम्मीद है। एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, बट हाँ वो लेवल्स तक जाने की उम्मीद है, तो वो एक जरूर ध्यान रखें। स्टॉप लॉस 52 का रख लें। दूसरा कौन सा स्टॉक था सुमित जी? दूसरा स्टॉक ONGC, जहाँ पे एवरेज करने की इच्छा कर रही हैं, कहाँ पर एवरेज करें? जी बिल्कुल, ONGC की बात करें तो ये काउंटर को अगर एवरेज करने की इच्छा है तो मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल इसमें एवरेजिंग का वैसे तो 235 तक का आता है, 235 के जोन, 240 के जोन में एवरेज करें, बेटर रहेगा।